मुद्रा क्या है? मुद्रा यानी कि पैसा, रुपया, पैसा जिसको हम बोलते हैं मनी। इसके बारे में डिटेल से आज हम पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का वीडियो नंबर 9, चैप्टर नंबर 3, मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा क्या है? आप सबको पता है कि मुद्रा क्या है। मुद्रा यानी कि पैसा। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम वस्तु को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। पैसे के लिए लोग काम करते हैं, पैसे से ही सामान खरीदा जाता है, चाहे वो पेट भरने का हो, चाहे आरामदायक हो। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स के सेंस में इसी मुद्रा का अगर अर्थ जानना चाहें तो इसका अर्थ क्या हो सकता है, यानी कि व्हाट इज़ मनी। पैसा क्या है? भारत में रुपए का चिन्ह इस तरह होता है, राह से, ठीक है ना। अमेरिका में रुपया डॉलर होता है, ठीक है ना। यूरोप में यूरो होता है इस तरह से। तो क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या होता है? इसको अगर सही तरीके से बात करें तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को खरीद व बेच सकते हैं। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, यानी कि किसी वस्तु की कीमत को हम तय करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में अपने पढ़ा था, किसके बारे में? वस्तु विनिमय के बारे में पढ़ा था। वस्तु विनिमय में वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था प्रत्यक्ष रूप से, एक वस्तु दे के दूसरे। तो लेकिन वस्तु विनिमय में तमाम परेशानियां थी। अब उन परेशानियों को दूर करने के लिए धीरे 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 मुद्रा का उद्भव हुआ या मुद्रा का विकास हुआ। तो इसको अगर सही और शाब्दिक अर्थ में मुद्रा का मतलब समझें, नॉर्मली हम तो कह सकते हैं ऐसी वस्तु है जिससे हम चीज़ों को खरीद बेच सकते हैं, ऐसी वस्तु जिसको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा वस्तु की कीमतें तय होती है, इसको मुद्रा कहते हैं। लेकिन अगर हम संयुक्त रूप से अगर सही मीनिंग की बात करें इकोनॉमिक्स के सेंस में, तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो समाज में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान, मूल्य के संचय के माध्यम के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत, सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। अर्थात एक ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग विनिमय के लिए यानी कि लेन देन के लिए, ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग मूल्य निर्धारित करने के लिए, ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग भविष्य में उसका भुगतान करने के लिए, ऐसी वस्तु जिसको हम जो है संचय करके रख सके, सेव करके रख सके और जन सामान्य के द्वारा आसानी से उसको स्वीकार किया जा सके, ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। रुपए, आपको पता है भारत में जो 10 रुपए का नोट है कहीं पर भी लेके जाए पूरे देश में हर कोई स्वीकार करेगा। जो आपके पास 500 रुपए का नोट है कहीं पर भी लेके जाइए हर कोई स्वीकार करेगा। तो ये क्या है? मुद्रा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लोग स्वीकार करते हैं, सरकार के द्वारा इसके द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है, ठीक है ना। इसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को खरीद और बेच सकते हैं। प्रोफेसर नैप ने मुद्रा के बारे में बहुत बढ़िया जैसा उन्होंने डेफिनेशन दिया है कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जा जाती है, यानी कि सरकार के द्वारा किसी वस्तु को अगर कहा जाता है कि ये मुद्रा है तो उसे मुद्रा कहेंगे। जैसे कि पुराने एक 500 रुपए का नोट था, 1000 रुपए का नोट था, सरकार ने कहा कि ये गैर कानूनी है, अब ये मुद्रा के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता, अब उसका प्रयोग नहीं कर। उसकी जगह पर 2000 का नोट आ गया, 500 का नया नोट आ गया, ठीक है, अब ये मुद्रा के रूप में कार्य करता है। प्रोफेसर कोलबर्न ने कहा मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है, यानी कि जिसके माध्यम से भुगतान किया जाता है या मूल्य को मापा जाता है, उसे मुद्रा कहते हैं। अब प्रोफेसर किन्स ने इसका एक विस्तृत परिभाषा दिया कि मुद्रा वह है जिसके द्वारा ऋण संबंधी और कीमत प्रसंविदाओं का भुगतान किया जाता है, जिसके द्वारा ऋण का या फिर कीमत का भुगतान किया जाता है और सामान्य क्रय शक्ति के संचय के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। तो ये तो हो गई मुद्रा के अर्थ के बारे में। अब हम सबसे मेन चीज़ होता है मुद्रा क्या कार्य करती है। अब मुद्रा के कार्य को समझ लेंगे तो पूरा मुद्रा का पूरा कॉन्सेप्ट ही में समझ में आ जाएगा। अर्थशास्त्र में मुद्रा के कार्य को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। प्राथमिक कार्य, सहायक या इसको हम गौण कार्य भी कह सकते हैं, ठीक है ना, या द्वितीयक कार्य, ठीक है ना, और तीसरा आकस्मिक कार्य। अगर मुद्रा के मुख्य कार्यों की बात करें, प्राथमिक को मुख्य कार्य भी कहा जाता है कि प्राइमरी फंक्शंस, ठीक है ना। इसमें 2 ही काम होता है जैसे कि नॉर्मल हम बात करते हैं। एक है विनिमय के माध्यम यानी कि क्रय विक्रय के रूप में, दूसरा है मूल्य का मापक। सहायक कार्य के रूप में स्थगित मूल्य भुगतान का मान, मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण, ये सहायक कार्य 3। मुद्रा की ये 5 मुख्य कार्य हैं। लेकिन जैसे जैसे मुद्रा का धीरे धीरे विस्तार होता चला जा रहा है, उसके रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, मुद्रा के कार्य बढ़ता चला जा रहा है। आज के डेट में मुद्रा का कार्य साख निर्माण करना भी होता है, सामाजिक आय के वितरण का आधार है, अधिकतम संतुष्टि या उत्पादन का आधार है, पूंजी की तरलता गतिशीलता का आधार है, शोधन क्षमता की गारंटी या निर्णय में वाहक है। अब हम
इसके बारे में अगर थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहे तो क्या हो सकता है? विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम मतलब ऐसी वस्तु जिसके द्वारा चीज़ों को हम खरीद या बेच सकते हैं, यानी कि पैसों को लेन देन कर सकते हैं। मूल्य का मापक मुद्रा किसी भी वस्तु के, आपको पता है कि ये जो पेन है, रेड पेन मैं यूज़ कर रहा हूँ, कितनी कीमत है? 10 रुपये। इसकी कीमत हमने बता 10 रुपये। कैसे? क्योंकि मुद्रा है तभी तो, ठीक है ना। आपके कोई वस्तु है, घर की कीमत, घर बेचना चाहते हो, घर की कीमत लग जाता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। ये मुद्रा के द्वारा ही संभव हो पाया है। स्थगित भुगतान का मान का मतलब क्या होता है? स्थगित भुगतान का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का आप जब उधार लेन देन करते हैं कि आज खरीद लिया, उसका भुगतान भविष्य में करते हैं, तो ऐसे भुगतान मुद्रा के द्वारा ही संभव हो पाया है। आपने पढ़ा होगा कि वस्तु विनिमय में स्थगित भुगतान नहीं हो सकता था। हर कोई वस्तु डायरेक्टली लेता था और डायरेक्टली दे देता था, लेकिन आज के समय में मुद्रा है, मुद्रा में स्थिरता है। इसी कारण से आप दुकान में जाते हैं, आजकल लगभग परचूनी दुकान में उधार खाता चलता है, ठीक है ना। सीमेंट स्टोर में आप उधार लेके चले जाते, पैसा बाद में देते, तो सब मुद्रा के द्वारा ही संभव हुआ है। मूल्य का संचय, हर कोई चाहता है कि जो भी वो आमदनी करे, जो भी आय करे, कुछ भाग जो है भविष्य में प्रयोग के लिए बचा के रखे, तो मुद्रा के द्वारा ही बचा। हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक है ना, या फिर कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोना खरीद लेते हैं, तो ये मूल्य के संचय के रूप में माना जाता है। और मूल्य का हस्तांतरण, आप अपना घर बेच के कहीं चले जाना चाहते हैं, किसी के द्वारा कोई सामान मंगाना चाहते हैं, तो उसके हाथ में अपने पैसे दे दिया, चाहे डिजिटल मनी दे दो या पेपर मनी दे दिया, सिक्का दे दिया, वो लेके जाता है, आपका सामान लेके आ सकता है। इसके अलावा साख का आधार, मुद्रा के द्वारा ही आज उधार लेन देन की क्रिया धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। समाज में आय का वितरण हो पाया है कि किसको कितनी इनकम होनी चाहिए, कार्यों के हिसाब से अलग अलग लोगों को अलग अलग इनकम दी जाती है, सैलरी तय किया जाता है, उनकी आय तय की जाती है। अधिकतम संतुष्टि उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है ना। पूंजी की तरलता, पूंजी में आज तरलता आ गई है, गतिशीलता आ गई है। जब चाहे हम जो पैसा कहीं पर लगाते हैं उसको निकाल सकते हैं। भूमि खरीद लिया, जब चाहे भूमि को बेच सकते हैं। शोधन क्षमता की गारंटी मुद्रा के द्वारा मिला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज हम किसी भी चीज़ को कार्य करना चाहते हैं, जो डिसीजन मेकिंग है वो जल्दी से हो जाता है मुद्रा के द्वारा। हमें सोचना नहीं पड़ता। पहले सोचना पड़ता था, अरे मैं घर बेचूंगा, ढूंढना पड़ेगा कि भाई रुद्रपुर का घर बेच के हम जा रहे हैं दिल्ली, तो दिल्ली में ऐसा आदमी मिलना चाहिए जो रुद्रपुर आना चाहे। आज ऐसा कोई नहीं, हमने घर बेच दिया, पैसा आ गया, दिल्ली चले गए, दिल्ली में घर खरीद लिया, ठीक है ना। ये हो गए मुद्रा के कार्य। अब बात करेंगे मुद्रा के प्रकार। मुद्रा कितने प्रकार के हैं? तो मुद्रा का जो वर्गीकरण किया गया है प्रमुख रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सामान्य स्वीकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, भौतिक रूप के आधार पर। कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य स्वीकृति या वैधानिकता। सामान्य स्वीकृति का मतलब लोगों के द्वारा स्वीकार करने के आधार पर, या फिर सरकार के द्वारा मान्यता देने के आधार पर बांटा गया है। सरकार के द्वारा जो मान्यता दिया गया है उस आधार पर मुद्रा को 2 प्रकार में बांटा गया है, एक विधिग्रह मुद्रा और एक ऐच्छिक मुद्रा। विधिग्रह मतलब ऐसी मुद्रा जिसके ऊपर सरकार ने पूर्ण रूप से क्या वैधानिक घोषित किया है, यह वैध होता है। ऐच्छिक मुद्रा ऐसी मुद्रा जिसको स्वीकार करना ना करना लोगों की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जैसे चेक, आप हर किसी को चेक नहीं दे सकते। जैसे डिमांड ड्राफ्ट, हर किसी को डिमांड ड्राफ्ट नहीं दे सकते। आपने ही नहीं, परचूनी की दुकान में गए और 1 लीटर तेल खरीद लिया, तेल के बदले में जो पेमेंट है 150 रुपये, आपने क्या किया, ले भैया चेक ले ले। अब उसकी मर्जी है वो चेक ले या ना ले। अब वो कहेगा नहीं मैं चेक नहीं, कैश लूँगा, तो आपको कैश देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आपको चेक लेना ही पड़ेगा। ये ऐच्छिक मुद्रा में है। लेकिन विधिग्रह मुद्रा ऐसी मुद्रा जहाँ पर सरकार ने इसको वैधानिक घोषित किया है। आप कहीं किसी को विधिग्रह मुद्रा देते हैं तो उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये भी 2 प्रकार का होता है, असीमित विधिग्रह और सीमित विधि। असीमित विधिग्रह का मतलब होता है ऐसी मुद्रा जिस पर कानून के रूप से पूर्ण रूप से जो है वैधानिक घोषित किया है, कोई भी इस पैसे को स्वीकार करने के लिए मना नहीं कर सकता। जैसे 1 रुपए के सिक्के से लेके 2000 के नोट तक जितने भी सिक्के या नोट होते हैं, ये सारे जो है असीमित विधिग्रह होता है। और सीमित विधिग्रह का मतलब जैसे 50 पैसे के सिक्के, वैसे तो आजकल चलता नहीं है, लेकिन वास्तविक में इसका प्रचलन कागजों में है। तो ये सीमित विधिग्रह, लोग चाहे तो इसको स्वीकार करे, चाहे तो ना करे, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रकृति के आधार पर मुद्रा को जो बांटा गया है 2 प्रकार से, वास्तविक मुद्रा और हिसाब या लेखे की मुद्रा। वास्तविक मुद्रा ऐसी मुद्रा होती हैं जो वास्तव में प्रचलन में होती हैं, चाहे जितने भी नोट है,
या जितने भी सिक्के हैं, ठीक है ना, ये सब क्या है, वास्तविक मुद्रा है। यह हम क्या है, चेक है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या किया जाता है, लेन देन किया जाता है, विनिमय किया जाता है। अब हम बात करते हैं हिसाब या लेखे की मुद्रा। वास्तव में हिसाब या लेखे की मुद्रा होती है ऐसी मुद्रा जिसका प्रयोग केवल और केवल किसके लिए होता है, हिसाब किताब में होता है, यानी कि कागजों में जिसका प्रयोग होता है। जैसे भारत में जो मुद्रा का प्रयोग होता है वो किसका, रुपए का, रुपए के माध्यम से, ठीक है ना। अमेरिका में क्या होता है, डॉलर के रूप में। तो ये क्या है, हिसाब की मुद्रा होती है, लेखे की मुद्रा मतलब लिखने में प्रयोग होता है। और लास्ट जो वर्गीकृत किया गया है वो है भौतिक रूप के आधार पर। भौतिक रूप के आधार पर मुद्रा को 3 प्रकार में बांटा गया, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा और शाख मुद्रा। सबसे पहले धातु मुद्रा की बात करते हैं। ऐसी मुद्रा जो किसी न किसी धातु से मिलकर बनी होती हैं, चाहे वो सोना हो, चाहे वो तांबा हो, चाहे वो सिल्वर हो, ठीक है ना। आज के डेट में तो मिक्स धातु का प्रयोग होता है। तो धातु मुद्रा के 2 प्रकार होते हैं, प्रमाणिक मुद्रा और प्रतीक मुद्रा। प्रमाणिक मुद्रा जैसे जिसको कहते हैं स्वर्ण मुद्रा, ऐसी मुद्रा जिसकी वैल्यू उतनी होती है जितना उसके ऊपर अंकित उसका मान होता है, ठीक है ना। जबकि प्रतीक मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है कि जिस पर जो अंकित, जैसे 10 रुपये का सिक्का होता है, तो 10 रुपये के सिक्के के जो ये जो धातु से बना होता है, इस धातु की कीमत 10 रुपये के बराबर नहीं होती है, इसे प्रतीक मुद्रा कहते हैं। जबकि प्रमाणिक मुद्रा में अगर कहीं पर अगर लिख दिया जाए 10 रुपये, तो उसका जो धातु प्रयोग किया जाता है वो भी उतने का ही वजन होता है, ठीक है ना। पत्र मुद्रा यानी कि ऐसे नोट जो कागज से बने होते हैं, जितने भी नोट होते हैं, चाहे 10 रुपये का नोट हो, चाहे 20 रुपये का नोट हो, चाहे 100 रुपये का नोट हो, 500 रुपये का नोट हो या 2000 का नोट है, ये सब क्या है, पत्र मुद्रा है, कागज से बनी मुद्रा है। शाख मुद्रा ऐसी मुद्रा जो शाख के आधार पर प्रचलन में होती है, यानी कि ऐसी मुद्रा जिसके पीछे आपकी जमा राशि काम करती है उसे, जैसे चेक होता है। चेक तभी इशू करते हैं जब बैंक में आपका पैसा जमा होगा, ठीक है ना। जैसे आज के डेट में क्या आ गया, डिजिटल मनी, ठीक है ना, एटीएम हो गया या डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ये सब शाख मुद्रा के अंतर्गत आता है। क्यों, इसके पीछे आपके जमा पूंजी कहीं ना कहीं वो काम करती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे श्रेष्ठ मुद्रा, मुद्रा के गुण। श्रेष्ठ मुद्रा के कौन कौन, मुद्रा वही अच्छी होती हैं लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती है जिसमें उपयोगिता हो, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू हो, उपयोगिता, यूटिलिटी, यानी कि जिसकी कोई वैल्यू हो। अब ये नहीं कि कागज पे आपने क्या कर दिया, 10 रुपये लिख दिया और क्या ये मुद्रा, नहीं, इसकी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना। ये वैल्यू तब होगी जो सरकार के द्वारा वास्तव में इसको निर्गमित किया जाता है। मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जो वहनीयता योग्य हो, यानी कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, इस जगह से, जैसे कागज के नोट होते छोटे छोटे सिक्के, हम आराम से एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जा सकते। टिकाऊ मुद्रा, जल्दी खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आज के डेट में पहले के जैसे सिक्के नोट थे, अब धीरे धीरे नोटों का जो है स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। अब कई जगह पर प्लास्टिक की करेंसी आ गई हैं, तो ऐसे इसलिए क्योंकि नोटों को जल्दी खराब ना हो। एक रूपता होनी चाहिए, पूरे देश में जो नोट जारी किया जाए उस सारे नोट एक जैसे होने चाहिए, यानी कि 10 रुपये का जो नोट है उसका रंग, रूप, डिजाइन, आकार, प्रकार सब एक जैसा होना चाहिए। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का 10 रुपये का नोट अलग है, केरल का अलग है, पंजाब का अलग है, बंगाल का अलग है, तो ऐसे में कन्फ्यूजन पैदा होगा और ये मुद्रा वैल्यूएबल नहीं होगी। मितव्ययिता, मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जिसको बनाने में, ठीक है ना, कम से कम खर्च को। आपको पता है कि जो रुपए 2000 का नोट होता है इसको छापने में मुश्किल से में 4.5 रुपये के आसपास का खर्चा होता है। तो ऐसे नोट ऐसे होने चाहिए, रुपए ऐसा होना चाहिए जिसको बनाने में, छापने में कम से कम खर्चा हो और मुद्रा उसका मूल्य स्थिर होना चाहिए। ये नहीं कि जो मुद्रा हम प्रयोग करें आज इसका रेट जो है तब कल घट गया, नहीं। आपको पता है कागज जो 2000 का नोट है कहीं पर भी ले जाए उसका मूल्य 2000 के बराबर ही होता है, ये कम या ज़्यादा नहीं होता है। लास्ट में है तरलता, मुद्रा में लिक्विडिटी होनी चाहिए, हम आसानी से मुद्रा को परिवर्तित कर सकते हैं। तो मुद्रा के गुण जितने भी हो जाए, क्योंकि मुद्रा एक ऐसी समाज में तमाम उसके कारण से बुराइयां पनप रही है, अब हम उसी को आधार बात करेंगे मुद्रा के दोष को। मुद्रा के जो दोष है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, आर्थिक दोष, नैतिक दोष और सामाजिक दोष। आर्थिक दोष, रुपये पैसा से संबंधित जो दोष होता है, सबसे पहला ऋणतंत्र को प्रोत्साहन। ये सही बात है, मुद्रा जब से आया तभी से समाज में जो है लोन लेना, कर्ज आदि, और आपको पता है ये कर्ज एक ऐसा जाल होता है जिसमें जो फंस गया वो कभी उबर नहीं पाता है।
और एट लास्ट कभी कभी कर्ज ना चुका पाने के कारण लोग जो है आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो मुद्रा के द्वारा ऋणतंत्र बढ़ा है और जिससे समाज में अनेक प्रकार की बुराइयों का जन्म हुआ है। अति पूंजीयन, अति उत्पादन को प्रोत्साहन, जिसके पास पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा पैसा अपने पास जमा करने लगता है, या फिर अत्यधिक उत्पादन जो जरूरी नहीं है उसके बावजूद उत्पादन करना, ये मुद्रा क्योंकि लालच आ जाती है लोगों के मन में। मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता, मुद्रा जब समाज में बहुत ज़्यादा आ जाती है तो चीज़ों के दाम जो है घटिया बढ़ते चले जाते हैं। संपत्ति वितरण में असमान, मुद्रा के द्वारा ही संपत्ति वितरण का समान हो, किसी के पास जिसकी जो मुद्रा ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है उसके पास ज़्यादा संपत्ति होती है, अधिक जमीन होता है, और जिसका कम होता है वो बेचारा गरीब का गरीब रह जाता है। समाज में वर्ग संघर्ष का उदय हो जाता है, अमीर और गरीब के बीच में, कि मैं अमीर हूँ मैं गरीब हूँ, इसके बीच में जो है लोगों के बीच में फिर लड़ाई होने लग जाती है। नैतिक दोष, नैतिक दोष का मतलब होता है मुद्रा जब से आया है तब से समाज में चोरी, डकैती, लूट, बेईमानी, घूसखोरी, ठीक है ना, हत्या, बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों में नैतिकता का पतन हो गया। मुद्रा और किसी को भी कहते हैं हर किसी की, हर आदमी की कीमत है। कीमत क्यों है? क्योंकि मुद्रा में ही यही दोष नहीं है, ठीक है ना। आप कोई काम करवाना चाहते, काम नहीं हो रहा है, किसी को घूस दे दीजिए, ठीक है ना, आपका काम निकल जाएगा। दफ्तर में गए, अधिकारी काम नहीं कर रहा है, बाबू को थोड़े पैसे दिए, टेबल के नीचे आपका काम हो गया। तो नैतिकता का पतन हो रहा है और समाज में मुद्रा के कारण तमाम बुराइयां आ गई हैं। भौतिक बात को जो चीज़ जरूरी नहीं है उसके बावजूद भी लोगों को पैसा है तो लोग वो खरीद लेते हैं। प्रलोभन को प्रोत्साहन, लालच, शोषण की प्रवृत्ति, ये सब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। ये सब किसके कारण हो रहा है? मुद्रा के कारण। थैंक यू।